आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी की परतों को खोल रहे हैं जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सच में नींद उड़ा दी है। बिल्कुल। और ये मामला है भी बहुत गंभीर। हाँ, तो हमारे पास अटलांटिक महासागर के बिल्कुल बीचों बीच फंसा एक लग्जरी क्रूज शिप है, एमवी होंडियस। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें ओशन वाइड एक्सपीडिशंस के आधिकारिक बयान हैं, घटनाओं की पूरी टाइमलाइन मौजूद है और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की कुछ जांच रिपोर्ट्स भी हैं। जी, और इन स्रोतों के जरिए जो तस्वीर उभर रही है वो काफी हैरान करने वाली है। एकदम सही। और आज का हमारा मिशन बस यही है कि बिना किसी सनसनी के सिर्फ तथ्यों के आधार पर यह समझा जाए कि कैसे 23 देशों के 149 यात्रियों वाला ये शिप, एक ऐसा सुरक्षित आवरण, अचानक एक जानलेवा और रहस्यमयी वायरस का केंद्र बन गया। आमतौर पर जब हम किसी लग्जरी क्रूज के बारे में सोचते हैं तो एक परफेक्ट और सुरक्षित जगह की तस्वीर उभरती है। समुंदर की शांत लहरें, दुनिया की रोजमर्रा की चिंताओं से कटा हुआ एक तैरता हुआ स्वर्ग। बिल्कुल, एक ऐसा माहौल जहां लोग आराम करने जाते हैं। राइट। लेकिन जरा कल्पना करने वाली बात है कि अगर उस सील किए गए आवरण के अंदर कोई ऐसी चीज घुस जाए जो दिखाई ही नहीं देती, तो वो स्वर्ग रातों रात दुनिया की सबसे अलग थलग और खतरनाक जगह में तब्दील हो जाता है। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि ये कितना डरावना हो सकता है। ये सच में किसी भी क्रूज ऑपरेटर का सबसे भयानक सपना होता है। एक बंद और एकांत वातावरण में कोई अनजान मेडिकल खतरा पैदा होना। ये सिर्फ किसी सामान्य समुद्री बीमारी या फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं है जिसे आसानी से संभाला जा सके। ये कुछ बहुत बड़ा है। हाँ, ये इस बात का एक जीता जागता केस स्टडी है कि कैसे एक ऐसा दुर्लभ वायरस जो आमतौर पर इंसानों की आबादी में नहीं देखा जाता, वो कई देशों की सरकारों, स्वास्थ्य एजेंसियों और रेस्क्यू टीमों को एक साथ हाई अलर्ट पे ला सकता है। मैं कहूंगी कि विज्ञान, लॉजिस्टिक्स और क्राइसिस मैनेजमेंट का इतना जटिल ताना बाना बहुत कम देखने को मिलता है। हर गुजरते घंटे के साथ स्थिति और नाजुक होती जा रही है। तो चलिए इस पूरी स्थिति की जड़ों को समझते हैं। वर्तमान में जो अफरा तफरी मची है उसकी जड़ें दरअसल हफ्तों पहले घटी घटनाओं में छिपी हैं। अगर इस टाइमलाइन को देखें तो ये किसी गिरते हुए डोमिनोज की तरह लगती है। अच्छा, डोमिनोज की तरह कैसे? क्योंकि यहाँ एक घटना चुपचाप दूसरी घटना को ट्रिगर कर रही थी और शुरुआत में किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था। पहला डोमिनो 11 अप्रैल को गिरता है। शिप पर एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। उस वक्त मौत का कारण पूरी तरह से अज्ञात था। एक अज्ञात मौत जो कि क्रूज पर असामान्य नहीं है। बिल्कुल। इसके बाद लगभग 2 हफ्ते बहुत शांति से बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं। फिर 24 अप्रैल को शिप सेंट हेलेना द्वीप पर रुकता है, जहां उस यात्री का शव उतारा जाता है। उसकी पत्नी भी उसी समय शिप से उतर जाती है। अब यहां मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या 11 अप्रैल को पहली मौत के वक्त ही खतरे के ऐसे संकेत थे जिन्हें नजरअंदाज किया गया? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। या फिर ये महज मानव स्वभाव है कि जब तक कोई बड़ी त्रासदी नहीं होती हम पैटर्न्स को देख नहीं पाते? देखिए, इसके लिए हमें उस वक्त के समुद्री मेडिकल प्रोटोकॉल को समझना होगा। क्रूज शिप पर किसी यात्री की मृत्यु होना सच में कोई असाधारण बात नहीं है। अक्सर इन लंबी यात्राओं पर बुजुर्ग लोग जाते हैं। हृदय गति रुकने या किसी अन्य प्राकृतिक कारण से मौतें हो सकती हैं। और जहां तक हैंता वायरस की बात है, इसके शुरुआती लक्षण बहुत ही सामान्य होते हैं। जैसे कि बुखार और थकान? बिल्कुल, बुखार, मांसपेशियों में दर्द या थकान। अब आप ही सोचिए, ये लक्षण तो किसी भी आम वायरल इन्फेक्शन, फ्लू या यहाँ तक कि लंबी समुद्री यात्रा से होने वाली थकान से बहुत मिलते जुलते हैं। हाँ, कोई भी इसे समुद्री थकान ही मानेगा शुरुआत में। सही कहा। जब तक मरीज को गंभीर श्वसन संकट न हो, तब तक किसी दुर्लभ वायरस का संदेह करना लगभग असंभव है। शिप के मेडिकल स्टाफ के लिए ये महज एक अनजान कारण से हुई मौत थी। इसे हम अपनी भाषा में हिंडसाइट बायस कहते हैं। आज पीछे मुड़कर देखने पर पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस पल में वो महज एक दुखद घटना ही लगती है। और सेंट हेलेना द्वीप का रुकना भी तो एक बड़ा फैक्टर है। ये दुनिया के सबसे दूर दराज और एकांत द्वीपों में से एक है। वहां एक शव को उतारना और इस तरह की मेडिकल स्थिति को संभालना अपने आप में एक चुनौती रही होगी। बहुत बड़ी चुनौती। सेंट हेलेना की भौगोलिक स्थिति इस पूरी घटना के शुरुआती चरण को
और जटिल बना देती है। अटलांटिक के बीचों बीच स्थित इस द्वीप पर बहुत ही सीमित चिकित्सा सुविधाएं हैं। जब कोई क्रूज शिप वहां किसी शव को उतारता है तो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को कड़े प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? चूंकि पहली मौत को प्राकृतिक माना गया था, इसलिए शायद किसी संक्रामक बीमारी वाले विशेष प्रोटोकॉल को ट्रिगर ही नहीं किया गया। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वे एक टाइम बॉम्ब के साथ डील कर रहे हैं। और बस यहीं से ये पूरी घटना एक मेडिकल थ्रिलर में बदल जाती है। स्रोतों के मुताबिक जो पत्नी सेंट हेलेना में उतर गई थी, उसकी भी वापसी की यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। वो डच नागरिक थी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उसकी जांच में हंता वायरस की पुष्टि होती है। बाप रे, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बिल्कुल, ये कोई सामान्य संयोग तो हो ही नहीं सकता कि पति की मौत अज्ञात कारण से हो और कुछ ही समय बाद पत्नी की मौत एक दुर्लभ वायरस से हो जाए। यहीं से वो पहली मौत सीधे तौर पर संदेह के घेरे में आ जाती है। मैं हमेशा मानती हूं कि एक मौत को प्राकृतिक माना जा सकता है, लेकिन जब मृतक की पत्नी की भी उसी तरह के लक्षणों से मौत हो जाए तो वो पहला स्पष्ट और भयानक संकेत बन जाता है कि एमवी हॉन्डियस पर कुछ बहुत ही असामान्य चल रहा है। 2 मौतें एक पैटर्न स्थापित करती हैं जो किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट के कान खड़े कर देने के लिए काफी है। और ये पैटर्न बहुत तेजी से और भी खतरनाक रूप ले लेता है। इसके सिर्फ 3 दिन बाद 27 अप्रैल को एक 69 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। एक और मामला। जी, और हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग इवैक्यूएट करना पड़ता है। वो अभी क्रिटिकल लेकिन स्थिर स्थिति में है। और सबसे बड़ी बात, उसमें भी हंता वायरस के ही एक वेरिएंट की पुष्टि हुई है। बात यहीं नहीं रुकती। हाल ही में शनिवार को शिप पर एक तीसरे यात्री की मौत हो गई जो जर्मन नागरिक था। क्या उसकी मौत का कारण पता चला? नहीं, उसकी मौत का कारण अभी स्थापित नहीं हुआ है। लेकिन ये पूरी टाइमलाइन देखकर मैं सोच रहा था कि अगर पत्नी की मौत हफ्तों बाद हुई तो ये वायरस उसके शरीर में कब से छिपा था? ये पैथोजन आखिर अंधेरे में कर क्या रहा था? इसका जवाब हंता वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड में छिपा है। ये यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, इंसान के शरीर में वायरस के प्रवेश करने और लक्षण दिखने के बीच का समय 1 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक का हो सकता है। 8 हफ्ते? मतलब 2 महीने तक कोई लक्षण नहीं? बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि पत्नी शायद अपने पति के साथ ही संक्रमित हुई होगी, लेकिन उसके शरीर में वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने और फेफड़ों पर हमला करने में ज्यादा समय लगा। यही इंक्यूबेशन पीरियड क्रूज शिप जैसी जगह पर सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि तब तक ये पता ही नहीं चलता कि कौन कौन संक्रमित है। एकदम सही। जब तक पहला पुष्ट मामला सामने आता है, तब तक शायद कई और लोग अनजाने में वायरस के संपर्क में आ चुके होते हैं। ये वायरस शरीर में जाकर आखिर करता क्या है? मतलब इसे इतना जानलेवा क्यों माना जाता है? जब ये वायरस सांस के जरिए फेफड़ों में पहुंचता है तो ये सीधे वहां की कोशिकाओं पर हमला करता है। हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है यानी इम्यून सिस्टम, वो इस बाहरी आक्रमण से लड़ने के लिए बहुत ही भारी मात्रा में प्रतिक्रिया देता है। एक तरह का ओवर रिएक्शन। हाँ, एक ओवर रिएक्शन। और इस तीव्र प्रतिक्रिया के कारण फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है और वे लीक होने लगती हैं। धीरे धीरे फेफड़े तरल पदार्थ से भरने लगते हैं। इसे हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। बाप रे, ये तो बहुत भयानक है। हाँ, मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे वो सूखी जमीन पर डूब रहा हो। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। यही कारण है कि ये इतना जानलेवा है और इसीलिए मरीजों को वेंटिलेटर या अतिरिक्त ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो टाइमलाइन और जो विज्ञान आपने भी समझाया है, ये बहुत बड़े विरोधाभास को जन्म देता है। जो जानकारी सामने आ रही है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों से फैलता है। हाँ। और ये इंसानों से इंसानों में बहुत कम फैलता है। हाँ, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। तो अगर यह इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता तो एक ही शिप पर इतने सारे लोग संक्रमित कैसे हो रहे हैं? एक डच महिला, एक ब्रिटिश नागरिक और शायद अन्य लोग भी। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि कमरे में धुआं बहुत सारा है लेकिन आग का कोई स्रोत नहीं दिख रहा। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि उस शिप पर चूहों का कोई बहुत बड़ा संक्रमण है और यात्री किसी तरह उन चूहों के संपर्क में आ रहे हैं? देखिए, विज्ञान में दुर्लभ का मतलब असंभव नहीं होता।
हंता वायरस के मामले में इंसान से संक्रमण मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले एंडीज वायरस स्ट्रेन में ही देखा गया है, लेकिन जो स्थिति एमवी हॉन्डियस पर है वो पर्यावरणीय जोखिम यानी एनवायरमेंटल एक्सपोजर की तरफ ज्यादा इशारा करती है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, वो कैसे? जब हम क्रूज शिप की संरचना को देखते हैं तो वो एक तैरते हुए शहर जैसा होता है। इसके निचले हिस्से कार्गो होल्ड्स, खाने के बड़े बड़े स्टोरेज और केबल के जाल, ये सब ऐसे स्थान होते हैं जहां चूहे बहुत आसानी से छिप सकते हैं और हंता वायरस संक्रमित चूहों के मल, मूत्र या लार में मौजूद होता है। जब ये चीजें सूख जाती हैं तो वे धूल के बारीक कणों में बदल जाती हैं। अच्छा, मतलब पैथोजन हवा में तैरने लगता है, लेकिन ये हवा ऊपर यात्रियों तक पहुंचती कैसे? इसे विज्ञान की भाषा में एरोसोलाइजेशन कहते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि शिप के निचले हिस्से में मौजूद ये सूखा हुआ मल या मूत्र वेंटिलेशन सिस्टम के इनटेक में खिंच जाता है। क्रूज शिप का HVAC सिस्टम यानी हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम पूरे शिप में हवा को सर्कुलेट करता है। ओहो, तो अगर फिल्टर सही नहीं है तो? बिल्कुल, अगर वो सिस्टम इन सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है तो वो दूषित हवा सीधे लग्जरी केबिन्स, डाइनिंग हॉल और डेक तक पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि लोग एक दूसरे को संक्रमित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सभी एक ही संक्रमित वातावरण के संपर्क में आ रहे हैं। हाँ, अलग अलग देशों के लोग जिनका शायद एक दूसरे से ज्यादा सीधा संपर्क न रहा हो, वे उसी वेंटिलेशन सिस्टम की हवा में सांस ले रहे हैं। तो ये इंसान से इंसान का संक्रमण नहीं है, बल्कि शिप से इंसान का संक्रमण है। ये विचार ही बहुत डरावना है। कोई भी व्यक्ति जो उस डेक पर है या अपने कैबिन में आराम कर रहा है, वो उसी हवा में सांस ले रहा है जिसे वो पूरी तरह सुरक्षित मान रहा है। सही कहा। और वायरस की ये अप्रत्याशित प्रकृति ही शायद वो कारण है जिसने WHO जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को इतना परेशान कर दिया है। और शायद इसीलिए ये मामला अब सिर्फ एक मेडिकल जांच से आगे बढ़कर एक बड़े लॉजिस्टिक ऑपरेशन में बदल गया है। अगर हम वर्तमान संकट और अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर डालें तो ये किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लग रहा है। बिल्कुल, स्थिति काफी तनावपूर्ण है इस वक्त। एमवी हॉन्डियस अभी केप वर्डे के तट के पास है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हस्तक्षेप किया है और वो शिप से जुड़े 5 और संदिग्ध मामलों की जांच कर रहे हैं। इसके साथ ही 2 क्रू मेंबर्स की स्थिति भी सामने आई है। एक ब्रिटिश और एक डच क्रू मेंबर में तीव्र श्वसन लक्षण देखे गए हैं। क्या उनकी स्थिति गंभीर है? एक में हल्के लक्षण हैं और दूसरे में बहुत गंभीर। हालांकि अभी तक इनमें हंता वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है। और जो डच अधिकारी हैं वो इन दोनों क्रू मेंबर्स को और मृत जर्मन नागरिक से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को वहां से निकालने यानी इवैक्यूएट करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बीच समंदर से गंभीर रूप से बीमार श्वसन रोगियों को निकालना कोई आम हेलीकॉप्टर रेस्क्यू नहीं है। WHO और डच अधिकारियों को यहाँ बहुत ही जटिल लॉजिस्टिक्स का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उनके फेफड़े तो पहले से ही कमजोर हैं। एकदम सही। जब आप उन्हें हवा में ले जाते हैं तो केबिन प्रेशर में होने वाला बदलाव उनके श्वसन तंत्र पर और ज्यादा दबाव डाल सकता है। इसीलिए 2 विशेष विमान तैयार किए गए हैं। ये विमान उड़ते फिरते ICU की तरह होते हैं, जिनमें जीवन रक्षक प्रणालियां लगी होती हैं। और संक्रमण को फैलने से रोकने की चुनौती भी तो होगी। मेरा मतलब है कि अगर ये हवा से फैलने वाला मामला है तो विमान के अंदर की हवा को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सिरदर्द है। चूंकि WHO 5 और मामलों की जांच कर रहा है, रेस्क्यू टीम ये मानकर चल रही है कि ये एक अत्यधिक संक्रामक स्थिति हो सकती है। जो मेडिकल टीम इन विमानों में जाएगी उन्हें पूरी तरह से PPE किट में रहना होगा। वो जो पूरे शरीर को कवर करने वाले सूट होते हैं। हाँ, और मरीजों को अक्सर नेगेटिव प्रेशर पॉड्स में रखा जाता है। ये ऐसे विशेष स्ट्रेचर या चैम्बर होते हैं जिनमें हवा अंदर तो आ सकती है लेकिन बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, ताकि वायरस के कण विमान के बाकी हिस्से में ना फैले। बिल्कुल। इसके अलावा केप वर्डे के स्थानीय अधिकारियों के साथ कूटनीतिक बातचीत भी करनी होती है। केप वर्डे एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। उनके पास किसी बड़े क्रूज शिप पर फैलने वाले अज्ञात वायरस को संभालने के लिए कोई विशाल चिकित्सा ढांचा नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी देश आसानी से एक अनजान और संभावित रूप से खतरनाक वायरस को अपनी जमीन पर उतरने की अनुमति नहीं देगा। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत जहाज़ों को अक्सर स्वतंत्र रूप से यात्रा करने का अधिकार होता है, लेकिन जब जहाज़ पर कोई गंभीर संक्रामक बीमारी हो तो कोई भी बंदरगाह उन्हें डॉक करने की अनुमति देने से कतराता है।
इसीलिए डच अधिकारियों को अपनी खुद की रेस्क्यू टीम और विमान भेजने पड़ रहे हैं। वे स्थानीय संसाधनों पर बोझ नहीं डाल सकते और न ही बीमारी के उस देश में फैलने का जोखिम उठा सकते। लेकिन इस पूरी अफरा तफरी के बीच ओशन वाइड एक्सपीडिशंस का एक पब्लिक स्टेटमेंट आता है। उन्होंने कहा है कि शिप पर माहौल शांत है और यात्री संयमित है। ऑपरेटर कह रहा है कि सब शांत है। ये तो पीआर का काम है। हाँ, मतलब ये तो वही बात हो गई कि घर के बाहर फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन की पूरी टीम खड़ी है, स्पेशल एयर एम्बुलेंस आ रही हैं, WHO जांच कर रहा है और आप कह रहे हैं कि घर में सब कुछ ठीक है। क्या वे सिर्फ पैनिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जमीनी हकीकत और उनके पीआर बयान में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। देखिए, ऐसे संकटों में पब्लिक रिलेशंस और वास्तविकता के बीच हमेशा एक बहुत गहरी खाई होती है। ऑपरेटर की प्राथमिकता इस समय एक संभावित दंगे या सामूहिक दहशत को रोकना है। एक क्रूज शिप पर पैनिक फैलना किसी भी वायरस से ज्यादा तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी है, अगर लोग दहशत में आ गए तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। बिल्कुल, अगर 149 यात्री जो बीच समुद्र में फंसे हैं दहशत में आ गए तो स्थिति को संभालना लगभग असंभव हो जाएगा। वे बस बाहर की दुनिया और शिप पर मौजूद लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। जबकि WHO का नजरिया इससे बिल्कुल अलग होगा। एकदम, WHO और डच अधिकारियों का काम पैनिक रोकना नहीं है। उनका काम सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना है। वे संभावना को लेकर चल रहे हैं कि ये वायरस और भी लोगों में फैल सकता है। इसलिए हमें ये दो बिल्कुल अलग नैरेटिव्स एक साथ देखने को मिल रहे हैं। श्रोताओं के लिए ये कल्पना करने वाली बात है कि उस शिप पर कैसा माहौल होगा। कोई भी व्यक्ति जो उस शिप पर फंसा है उसे पता है कि 3 लोगों की जान जा चुकी है, क्रू मेंबर्स बीमार हैं और बाहर हवाई जहाज उन्हें निकालने की योजना बना रहे हैं। वो सुरक्षित आवरण जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी, वो पूरी तरह से टूट चुका है। वो आवरण अब एक भ्रम बन चुका है। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारे सामने एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक लग्जरी यात्रा अचानक एक फ्लोटिंग क्वारंटाइन जोन बन गई है। 11 अप्रैल की पहली मौत से लेकर केप वर्डे के रेस्क्यू ऑपरेशन तक एक दुर्लभ वायरस ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरी घटना में विज्ञान की अनिश्चितता एक बहुत बड़ा कारक साबित हुई है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर और HVAC सिस्टम के जरिए वायरस के फैलने की संभावना ने यह दिखा दिया है कि शिप का डिजाइन ही कभी-कभी खतरे को बढ़ा सकता है। रेस्क्यू टीमों के सामने सिर्फ मरीजों की जान बचाने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि ये वायरस शिप से बाहर निकलकर किसी नई आबादी तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो शायद इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू है। हमने देखा कि हंता वायरस एक ऐसा वायरस है जो इंसानों से इंसानों में आसानी से नहीं फैलता। हाँ, बहुत ही कम फैलता है। फिर भी इसने एक सिंगल शिप पर इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट और मेडिकल इमरजेंसी खड़ी कर दी। WHO को हस्तक्षेप करना पड़ा, देशों को स्पेशल विमान भेजने पड़े। अब श्रोताओं के मन में यह सवाल आ सकता है कि अगर ये कोई ऐसा पैथोजन होता जो बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता हो, जैसे कोई नया फ्लू स्ट्रेन या कोई और अज्ञात वायरस, तो क्या होता? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। कोविड महामारी के बाद हमें लगा था कि वैश्विक यात्रा व्यवस्था अधिक सुरक्षित हो गई है, लेकिन क्रूज शिप का बुनियादी ढांचा ही कुछ ऐसा है कि वो संक्रमण के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। बंद जगहें, साझा वेंटिलेशन और हजारों लोगों का एक साथ रहना। एक तैरता हुआ इनक्यूबेटर। सही कहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत ऐसे फ्लोटिंग क्वारंटीन जोन को संभालना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना 100 साल पहले था। कोई भी बंदरगाह जोखिम नहीं लेना चाहता। तो क्या हमारी वैश्विक समुद्री यात्रा की व्यवस्था वास्तव में तैयार है? ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे ये आधुनिक तैरते हुए स्वर्ग कितने नाजुक हैं। वो सुरक्षा का आवरण कितनी आसानी से टूट सकता है। अगली बार जब कोई भी व्यक्ति किसी क्रूज शिप का टिकट बुक करेगा और उस शानदार डेक की तस्वीरें देखेगा, तो ये सवाल और MV हॉन्डियस की ये कहानी उनके जहन में जरूर आएगी। मैं तो ये कहूंगी कि ये एक बहुत ही जरूरी सबक है जो हमें ग्लोबल बायोसिक्योरिटी और भविष्य की यात्राओं के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। एक छोटी सी चूक या एक अनजान वायरस पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे चुनौती दे सकता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एकदम सही बात है। और इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उन अनदेखे खतरों और उन गहरे सवालों के साथ जो हमेशा समंदर की लहरों के नीचे मौजूद रहते हैं। इस घटना की गहराई से पड़ताल करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।